पीबी सैली, पर्सी बेसी सैली, उसकी पोयम है टू ए स्काईलार्क। बिल्कुल इसी नाम की एक पोयम हमने वर्ड्सवर्थ की भी पढ़ी है। वर्ड्सवर्थ की पोयम में और पीबी सैली की पोयम में बहुत बड़ा अंतर देखने को आपको मिलेगा। हालांकि दोनों का तरीका भी, दोनों में नेचर पोइट, वर्ड्सवर्थ तो एक बहुत बड़ा नेचर पोइट है। वर्ड्सवर्थ तो के सामने खैर शैली कुछ नहीं है उसमें। लेकिन इसके अंदर रिवरेंस स्पिरिट है, ये एक बुद्धि ज्ञान की बात भी करता चलेगा साथ ही साथ। तो अपने बारे में भी बात करता है और ह्यूमन बीइंग की भी बात करेगा, मतलब मैसेज छोड़ता है अपनी लाइनों में। तो वो है। और इसमें पोयम जो है टू स्काई लार्क इम्पोर्टेंट पोयम है। पीबी शैली की जब बात करते हैं तो टू द वेस्ट विंड, स्काई लार्क, की दो पोयम और एक एडोनिस, ये तीन मुख्य पोयम की बात आती है जो शैली की, मतलब इंपोर्टेंट पोयम्स में जब आती है, रेकोजम एंडियस। तो यहाँ पर टू ए स्काई लार्क है, आज हम इसकी बात करेंगे। पोयम इंपोर्टेंट में आती है, लंबी पोयम है, छोटे छोटे स्टैंजे है, 5-5 लाइन के, वो भी छोटे छोटे, 5 लाइन्स भी मतलब छोटी है, तो इजीली हो जाती है। और पांचों के पांच जो मतलब 21 स्टैंजे, 21 स्टैंजे है, 5-5 लाइन के है, तो 105 लाइन हो गई, 105, तो काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन वैसे है छोटी छोटी लाइन, और उसमें बहुत भाव भर रखे हैं पीबी शैली ने, और सिमली और मेटाफर की तो झड़ी लगा रखी है बिल्कुल हर जगह। स्काई लार्क की तुलना पीबी शैली किसी ना किसी चीज से करता है। पहला आप इस स्काई लार्क को समझ लो, ये एक स्काई लार्क पक्षी है, जैसे एक छोटी सी चिड़िया होती है। इसकी एक खासियत है कि ये पक्षी, अब आप अपने माइंड में फिट कर लेना उसी चीज को, क्योंकि बार बार हर स्टेंजे में ये बात देखने को मिलेगी आपको कि ये जो पक्षी है ना, इसकी क्वालिटी, इसी बात को लेके माइंड में रखना कि अब आप ये सोच लो कि ये दिखाई नहीं देता, पहली बात। एक बात, अब जब इस पोएम को पढ़ोगे उससे पहले 2-3 बात अपने माइंड में फिट कर लो। नंबर एक, वैसे मैं बता दूं आपको, ये जैसे एक चिड़िया होती है छोटी, ऐसा होता है स्काई लार्क। अब पीबी शैली के अनुसार बोल रहा हूं मैं फिलहाल। पहली बात, नंबर एक, बिल्कुल माइंड में रख लोगे तो इजीली समझ लोगे पोएम को। नंबर एक ये है कि ये पक्षी दिखाई नहीं देता कभी भी। नंबर दो, ये नीचे बैठा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमेशा उड़ता रहेगा आसमान में, दिखाई भी नहीं देगा और आसमान में होगा। हाँ, इसके गाने सुनाई देंगे। तो मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप जंगल से कहीं से निकल रहे हो तो आपको इसके स्काई लार्क की आवाज तो सुनाई देती है, और जब हम चारों तरफ को देखते हैं तो हमें कहीं दिखता नहीं है ये। तो इसका मतलब अदृश्य रहता है। रहता है कहीं आकाश में ऊपर कहीं रहता होगा जैसे भी है, लेकिन दिखता नहीं है। तो पीवी शैली फिर इसका कंपैरिजन करेगा, पता नहीं कितनी चीजों से करेगा, पोइट हिडन से करेगा, कभी ग्लोवोम से करेगा, मेडन लेडी से करेगा, कभी धुएं से करेगा, बहुत चीजों से इसकी तुलना करेगा। और वे सारा कंपैरिजन कंपैरिजन जो भी करेगा ना इसका, वो सब कंपैरिजन ऐसा होगा, उन चीजों से करेगा जो दिखाई तो देगी नहीं, लेकिन उसका जो भी इफेक्ट है, जैसे चांद से करेगा तो चांद की जो चांदनी, जो उसकी किरणें हैं, वो तो हमें महसूस हो रही है, लेकिन चांद दिखाई नहीं दे रहा बादल में। तो इसका मतलब स्काई लार्क ऐसा है, वो तो दिखाई देता नहीं है लेकिन उसके गाने सुनाई देते हैं, ऐसे करेगा ये तुलना। और ये किस स्टैंजा हो गया एक तरीके से। वो तुलना करेगा ग्लोवोम से, जैसे वो पटबीजना होता है ना, जैसे हम जुगनू कहते हैं। तो वो तो दिखाई देता नहीं है अंधेरे में, उसकी रोशनी दिखाई देती है, जब आप देखो रात में जैसे वो जलता हुआ दिखाई देगा आपको, तो वो दिखाई देगा नहीं, उसकी रोशनी दिखाई देगी। तो इसी तरीके से हे स्काई लार्क, तू तो बिल्कुल उसकी तरह है, ग्लोवोम की तरह। हम अपने तरफ से भी लगा सकते हैं कि जैसे ग्लोवोम की रोशनी तो दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई देता, ऐसी तेरे गाने सुनाई देते, तू दिखाई नहीं देता। हो गया एक स्टैंजा और पूरा। तो ऐसे करके कंपैरिजन करेगा ये उसका, ठीक है ना। तो एक उस मेडन लेडी से करेगा, टावर में एक लेडी है, वो लव से, वो मतलब उसका दिल टूट चुका है लव में, तो वो गाने गा रही है। लेकिन अब कोई व्यक्ति निकलता हुआ जा रहा है तो उसे गाने तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वो लड़की दिखाई नहीं दे रही। तो स्काई लार्क तो बिल्कुल ऐसा है, मतलब ऐसी तुलना है। एक स्टैंजा ये भी कंप्लीट हो गया आपका। तो ऐसे पोइट हिडन से करेगा, जैसे पोइट होता है ना, आप किसी पोएम को पढ़ो, आप पे कोई मान लिया स्काई लार्क की पोएम है, आप उसे पढ़ रहे हो तो किताब में गाने तो आप सुन रहे हो ना, लेकिन पोइट दिखाई नहीं दे रहा आपको, गाने सुनाई दे रहे हैं। तो स्काई लार्क तो पोइट की तरह है, छिपे हुए पोइट की तरह होता है। ऐसे ऐसे कंपैरिजन आपको मिलेंगे इसमें। तो अब उन्हीं को आप पहले तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी, फिर ये ऐसे कंपैरिजन करेगा, जो भी कंपैरिजन करेगा वो सिमिली लगाएगा, लाइक इसकी तरह है तू, ऐसे बताएगा, हे स्काई लार्क तू तो ऐसे है, ये करेगा। देखो अब इसके स्टेंजे। हेल टू दी, हे ब्लिथ स्पिरिट। इसे ब्लिथ स्पिरिट कहा है। ब्लिथ माने खुशहाल आत्मा। इस एक राइटर ने इस नाम से अपना वर्क भी लिखा है। हेल माने स्वागत करना, तेरा स्वागत है हे ब्लिथ स्पिरिट। यहाँ ब्लिथ स्पिरिट जो बोला है वो स्काई लार्क को कहा है पीबी शैली ने, कि हे स्काई लार्क, तू एक खुशहाल आत्मा है, तेरा स्वागत है। बर्ड दो नेवर वर, तू कभी पक्षी तो था ही नहीं।
बर्ड दो नेवर वर। तो इसे फीमेल या मेल कुछ भी कह सकते हो आप, स्काईलार्क, ये तो दोनों ही होते हैं ना, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस्ट दाई फुल हर्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। बर्ड्स दो नेवर वर, तू कभी पक्षी नहीं था। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तू आकाश से, हेवन माने स्वर्ग होता है, आकाश से या कहीं उसके नजदीक से पोर करता है, पोर माने उड़ेलता है अपने पूरे हृदय को। अब हृदय को उड़ेलने से मतलब है तू गाने गाता है, अपने अंदर की बात निकालता है। तो फुल हर्ट, पोरेस्ट दाय फुल हर्ट, तो अपने पूरे हृदय को, पोर माने उड़ेलता है, इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स। प्रोफ्यूज माने होता है अत्यधिक, स्ट्रेन माने गीत। तो ऐसे अत्यधिक गाने निकालता है अपने। और वे गीत कैसे होते हैं? अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। देखो मेडिटेटेड आर्ट कैसी होगी? मेडिटेट करना होता है बहुत चिंतन करके हमने कोई चीज बनाई है, मेडिटेशन, अंतर ध्यान करके। प्री मेडिटेशन कैसा होता है? जो पहले से ही अंतर ध्यान करा गया हो, उसमें अन और लगा दिया इसने, प्रीफिक्स अन जोड़ दिया। इसका मतलब जिसपे कभी भी ध्यान, मतलब जो गाने ना बनाए गए हो, जो अपना आप जब भी उसी समय निकल रहे हो। मतलब एक तो होता है पहले से सोचे समझे बनाए गए, एक होता है अपना आप स्पॉन्टेनिटी, अपना आप स्वतः निकले। तो ये बोल रहा है हेल टू दी, तेरा स्वागत है बिलीथ स्पिरिट, बर्ड दो नेवर वर, तो कभी पक्षी था ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस्ट दाई फुल हार्ट, तो अपने हृदय को उड़ेल रहा है। प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ, अत्यधिक गाने, जो जिनके बारे में तूने उन्हें सोच के नहीं बोला, मतलब तेने पहले उनके बारे में सोचा नहीं, एकदम ही तुरंत स्पॉन्टेनिटी, वो एकदम बोल रहा है। तो तेरे गाने बिना मेडिटेट करे हुए हैं, एकदम ही अचानक से ही तू निकालता है अपने गानों को, और इतने मधुर में तेरे गाने वो सुनाई देते हैं। हायर स्टिल एंड हायर, ऊपर, स्टिल एंड हायर और ऊपर। फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट, तू पृथ्वी से, पृथ्वी से तो स्प्रिंग माने होता है उछलना, तो पृथ्वी से ऊपर कोई स्प्रिंग करता है। हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट, तो पृथ्वी से स्प्रिंगेस्ट माने खुद कूदना होता है, स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंगेस्ट करता है हायर एंड हायर, मतलब पृथ्वी से बहुत ऊपर तू छलांग लगाता है, कहीं ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, देखो लाइक लगा दिया, सिमली है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, इसका मतलब बहुत चीजों से तुलना करेगा इसकी, यहां पर इसकी तुलना देखो किस चीज से कर रहा है? क्लाउड ऑफ फायर, आग का बादल। आग का बादल क्या होता है? धुआं। तो जैसे धुआं ऊपर ही ऊपर, कभी आपने देखा है कि धुआं जो है, आग लगी, धुआं नीचे को जाए, ऊपर को जाता है हमेशा। तो जैसे धुआं ऊपर ऊपर को चलता है ना, ऐसे तू भी पृथ्वी से स्प्रिंगेस्ट करके हायर एंड हायर जाता है, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। द ब्लू डीप दो विंगेस्ट, ब्लू डीप में, मतलब डीप माने गहरा, गहरा क्या है यहाँ पर? समुद्र होता है, और आकाश को भी बोलते हैं, ब्लू माने नीले कलर का। तो आकाश में दो विंगेस्ट, तू विंगेस्ट करता है मतलब पंखों से उड़ता रहता है आकाश में। एंड सिंगिंग, और गाता रहता है, स्टिल डू सोर, तू गाता है स्टिल डू सोर जब तू सोरिंग करता है, उड़ता है। एंड सोरिंग, और तू उड़ता है एवर सिंगेस्ट जब तू गाता है। तो ये कहा जाता है कि ये पक्षी कभी धरती पर नहीं बैठता, उड़ता रहता है और गाता रहता है। तो जब तू सिंगिंग करता है तो उड़ता है, और जब उड़ता है तो गाता है। तो इस तरीके से मतलब अपने पूरे उसमें उड़ता रहता है और गाता रहता है, तो ऊपर की तरह, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, मतलब आग का बादल, इसका मतलब धुएं की तरह। इन द गोल्डन लाइटिंग, इन द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द संकन सन, जब सूरज डूबता है ना, उसकी गोल्डन लाइट, मतलब शाम के समय 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब, जब लास्ट होता है, डस्क का टाइम बोलते हैं ना इसे, डस्क। तो उस समय गोल्डन लाइट होती है, सुनहरा से वो, जब लाल सा कलर का हो जाता है ना, गोल्डन से कलर का बन जाता है लास्ट में जाकर के, जो सूरज जब वो छिपता है, तो उस लाइटिंग में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटिंग, जब और उसमें बादल देखो तो वे चमकदार लगते हैं, ऐसा मौसम, शाम का मौसम है, गोल्डन लाइट है, सूरज डूब रहा होता है, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटिंग, क्लाउड बिल्कुल चमकीले रहते हैं। दो डू फ्लोट एंड रन, ऐसे ऐसे वातावरण में तू उड़ता है, फ्लोट माने तो तैरना होता है ना, और रन माने दौड़ना। तो तू तैरता है और दौड़ता है। मतलब जब पक्षी को आपने देखा होगा, जब वे पंखों को ऐसे फड़फड़ाएंगे, फिर वे पंखों को ऐसे कर देंगे, तो ऐसा लगेगा पक्षी जैसे तैरता हुआ जा रहा हो, क्योंकि वो फिर पंख उसके 10, 5 पंख लगाएगा, और फिर पंखों को अंदर को समेट लेगा, तो फिर वो तैरता सा नजर आता है। तो दो डू फ्लोट, तैरता है, रन माने दौड़ता है, मतलब उड़ता है, लाइक बिल्कुल ऐसे। अब उसकी फिर तुलना कर दी, लाइक एन अनबॉडीड जॉय,
अनबॉडी मतलब ऐसा लगता है जैसे तेरी बॉडी ना हो, ऐसे अनबॉडीड जॉय, तू बिना बॉडी वाला, बिल्कुल लाइट, ऐसे आनंद के साथ। हुज रेस इज जस्ट बिगन, ऐसा लगता है जैसे जिसने अभी अभी रेस शुरू करी हो अपनी, इतनी तीव्रता से तू ऐसे उड़ता है जैसे अभी तेने रेस शुरू करी हो, और तेरे अंदर बॉडी नहीं है, बॉडी का कोई वेट ही नहीं है, ऐसे तैरता सा नजर आता है स्काई लार्क। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, तेरी फ्लाइट माने उड़ान के चारों तरफ पीले कलर का पर्पल कलर की इवनिंग, शाम का समय, वही समय बता रहा है ये पेल पर्पल कलर, जब शाम का टाइम होता है उसमें मेल्ट माने पिघलना होता है, तेरे चारों तरफ ऐसा रंग पिघल जाता है, मतलब तू शाम का समय होता है, चारों तरफ ये वाला रंग रहता है पर्पल और पेल कलर का, इवन माने इवनिंग। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, और तू उस समय लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, जैसे कोई आकाश में स्टार निकला हुआ होता है ना, तारा, ब्रॉड डे लाइट में। ब्रॉड डे लाइट होती है दिन का प्रकाश, ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े को बोलते हैं वैसे तो ब्रॉड डे लाइट में, दिन के प्रकाश में, और जब स्टार, भाई ये तो आपने सुना ही होगा कि स्टार हो या चांद हो ये दिन में भी रहते हैं, लेकिन ये सूरज के प्रकाश में दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि ये निकलते हैं, सूरज छिप जाता है दिखाई देने चालू हो जाते हैं। तो जैसे स्टार होता है ना आकाश में, और दिन के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देता जो स्टार होता है, ऐसे तू भी नहीं दिखाई देता। तो उसमें लाइक ए स्टार, तू एक स्टार की तरह है हेवन में, इन द ब्रॉड डे लाइट में, दो आर अनसीन, तू दिखाई तो देता नहीं है, तो स्काई लार्क तो हमें कभी भी नहीं दिखता, तो जैसे स्टार नहीं दिख रहा है, दो आर नॉट सीन, दो आर अनसीन, बट येट आई हियर द श्रिल डिलाइट, फिर भी मुझे तेरा श्रिल माने तीखी खुशी, मतलब तेरे तीखे गाने, खुशहाल गाने, वो मुझे सुनाई देते हैं। तो जैसे स्टार दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी रोशनी तो पड़ती है, जो भी पड़ती होगी, तो इसी तरीके से तेरे जो गीत है ना वे सुनाई देते हैं, तू दिखाई नहीं देता, तू तो स्टार जैसे छिपा रहता है ना रोशनी में, ऐसे तू भी छिपा रहता है। किस चीज में? पेल पर्पल इवनिंग में, मेल्स अराउंड दाई फ्लाइट, तेरी फ्लाइट के चारों तरफ पीली पर्पल कलर का जो कलर है ना वो चारों तरफ फैला रहता है, उसी में तू छिपा सा रहता है, ऐसे छिपा रहता है जैसे आकाश में स्टार छिपा रहता है, पर तेरे गाने सुनाई देते हैं। Keen as are the arrows of that silver spear, whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. Keen माने इतना तीव्र, as are the arrows of that silver spear, जैसे सिल्वर स्पेयर यहाँ चांद के लिए दिया है, स्पेयर माने तो वो कोई भी ग्रह या क्षेत्र होता है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर स्पेयर चांद, जो मून है। कीन माने इतने तीव्र जैसे कि तीर होते हैं, चांद का तीर, चांद के तीर कौन से? उसकी जो किरणें हैं, जैसे चांद की किरणें होती है ना उसकी तरह कीन, कीन माने ऐसे तीव्र। हुज इंटेंस लैंप नैरोज, जिसकी तीव्र लैंप माने प्रकाश नैरो हो जाता है, नैरो माने संकीर्ण होना होता है, छोटा हल्का हो जाना। कब हो जाता है? इन द वाइट डॉन क्लियर, जब वाइट डॉन होता है, मतलब जब प्रातः काल होती है, तो चांद तो फिर दिखाई नहीं देता, उसकी जो वे किरणें हैं वो बहुत नैरो हो जाती है। तो कीन एज आर द एरोज, इतने तीव्र है तेरे गाने, मतलब यहाँ कीन शुरू में लगा दिया, एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर, जैसे चांद के तीर होते हैं, मतलब रोशनी होती है, जिसकी इंटेंस लैंप नैरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, जब सुबह दिन में उसके जो लैंप होता है ना आकाश, चांद की जो लैंप बने रोशनी होती है वो नैरो हो जाती है, मतलब वो फिर बहुत ही संकीर्ण हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, छोटी हो जाती है। अनटिल वी हार्डली, जब तक कि हम हार्डली सी, हम उसे मुश्किल से ही देख पाते हैं, तो हमें दिखता नहीं है चांद। वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन हम महसूस करते हैं कि वो वहां है। अब ये सारी लाइनें चांद पे बोल दी उसने, लेकिन एक एक वर्ड बोला स्टार्टिंग में, कीन, ऐसे तेरे गाने ऐसे कीन है, इतने तेज है जैसे कि एरोज होते हैं सिल्वर स्पेयर के, जिसका लैंप नैरो पड़ जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसे फील करते हैं, जिस तरीके से हमें चांद महसूस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और उसके सॉफ्ट उसकी जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर आती रहती है, ऐसे ही तेरे गाने जो है वो हम तक पहुंचते हैं लेकिन तू हमें दिखाई नहीं देता। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, पूरा जो अर्थ और एयर तेरी आवाज से लाउड माने आवाज भर जाती है। एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड, वेन नाइट इज बेयर, जब नाइट बेयर होती है, नग्न होती है, इसका मतलब कोई बादल नहीं होता, फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड, केवल एक बादल बचता है, तो लॉनली क्लाउड से, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, द मून रेन्स आउट, चांद जो है ना वो अपनी रेन मतलब अपनी बारिश, चांद की बारिश क्या, अपनी किरणों को फेंकता है,
आउट हर बीम्स माने किरणें, एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और हेवन ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब चारों तरफ से भर जाता है रोशनी से। ये ऐसे बोलना चाह रहा है, जैसे सपोज करो एक बादल, मतलब पूरा आकाश में कोई बादल नहीं है, चांद ने अपनी रोशनी फैलाई, तो वो पृथ्वी तक आएगा तो वहां पर आकाश में इतनी रोशनी नहीं होगी, लेकिन अगर सपोज करो उसकी किरणों के सामने एक बादल आ जाए तो वो उससे रोशनी टकरा के ज्यादातर सारी आकाश में फैल जाएगी ऐसे। तो इस तरीके से उसने एग्जाम्पल लिया है, ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, पूरा अर्थ और पूरा एयर हवा तेरी आवाज से ऐसे भरी रहती है। कैसे? जैसे जब नाइट बिल्कुल बेयर होती है, केवल एक बादल अटक जाए और आकाश की किरणें उस बादल पे पड़े और पूरा आसमान जो है वो रोशनी से लबालब भर जाए, ऐसे ही होता है पूरा वातावरण और पूरी अर्थ तेरी आवाज में ऐसे भरी रहती है। तो फिर उसका एग्जाम्पल इस तरीके से दे दिया, what though are we know not, what is most like thee from rainbow clouds there flow not drops so bright to see। कह रहा what though are we know not, आखिरकार तुम क्या हो, वाट दो आर तुम क्या हो, वी नो नोट हम नहीं जानते, मतलब तुम्हारे बारे में मैं क्या बताऊं, कहते हैं ना मेरे पे शब्द नहीं है बताने के लिए कि तू क्या है, मैं नहीं जानता। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तेरी तुलना किससे करूं, व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तेरी तरह आखिरकार क्या चीज है, मैं किससे तेरी तुलना करूं। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी। अब वो दो तीन एग्जांपल देगा जो सबसे सुंदर लगते हैं जैसे कह रहा है फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स, जब रेनबो निकलता है, इंद्रधनुष और बादल होते हैं, तो आपने कभी रेनबो का देखा होगा कि बारिश और थोड़ी थोड़ी सी बूंद पड़ती है तो बड़ा सुहावना मौसम होता है। कह रहा है जब रेनबो के क्लाउड से फ्लो नॉट, उससे भी नहीं फ्लो माने बहते, ड्रॉप सो ब्राइट, उसकी भी ड्रॉप इतनी ब्राइट नहीं होती टू सी देखने में, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस आवर्स ए रेन ऑफ मेलोडी, जैसे कि तेरी प्रेजेंस से सावर निकलती है मेलोडी की बारिश, मेलोडी माने गानों की, जो तेरे गाने निकलते हैं ना, वो रेनबो से निकलने वाला, आप देखो किसकी तुलना कहाँ से कर रहा है, कह रहा है रेनबो के क्लाउड से, रेन बारिश का इंद्रधनुष निकला हुआ है, बादल है, और वहां से ड्रॉप पड़ रही है, तो बादल से बूंद पड़ रही है, और इंद्रधनुष से जब वो बूंद देखते हैं तो उसकी जो चमक होती है ना, उससे लाजवाब कोई चीज नहीं होती वातावरण में। कह रहा वो भी इतनी ब्राइट नहीं है, इतना मजा उसमें भी नहीं आता। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स ऑफ ब्राइट टू सी, देखने में वो भी इतना ब्राइट नहीं लगती, एज जैसे कि तेरे सावर जो है रेन ऑफ मेलोडी की, मतलब जब तू अपनी बारिश करता है ना हे पक्षी, कौन सी मेलोडी की बारिश, मतलब तेरे जो गाने हैं ना, उनके सामने तो वो भी फीका पड़ जाता है जब रेनबो निकलता है और उसके बादल में से जब बूंदे गिरती है ना, और रेनबो और उसकी चमक जो पड़ती है बूंद पे, तो जो वो मौसम है या जो वो नजारा है उससे भी बेहतरीन है तेरी आवाज जब तेरा सावर पड़ते हैं रेन ऑफ मेलोडी के। ये स्टेंजा है, ये फिर भी ठीक है, बस एक दो तीन लाइन इसकी ध्यान रखनी होती है। पोइट हिडन से इसने तुलना करी है, लाइक ए पोइट हिडन, वो कहता है कि तू उस पोइट की तरह है जो छिपा रहता है, इन द लाइट ऑफ थॉट, जो अपने थॉट के प्रकाश में छिपा रहता है, मतलब विचारों के प्रकाश में पोइट जो है छिपा रहता है। मतलब पोइट, हम जो पोयम पढ़ते हैं तो पोयम तो पढ़ते हैं, पोइट हमें दिखाई नहीं देता, तू भी ऐसे ही छिपा रहता है, तेरे गाने सुनाई देते हैं। सिंगिंग हेम्स अनबिडन, सिंगिंग हेम्स माने वो भजन गाता है, अनबिडन बिना बिड के, बिड माने होता है अनुमति के, आदेश के, मतलब अपने आप ही स्वतः ही, तो अपने आप ही मतलब वो गाने गाता है, पोइट भी ऐसे ही गाता है और स्काईलार्क पक्षी भी। टिल द वर्ल्ड इज रोड टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट इज नॉट, और जब तक गाने गाता है पोइट भी और स्काईलार्क भी, टिल द वर्ल्ड इज रोट, रोट माने विवश होना, संसार विवश ना हो जाए सिंपैथी देने को नहीं, मतलब पढ़ने वाले जैसे पोइट हिडन जो है, लाइक लगा दिया उसने तो स्टार्टिंग में उसका काम खत्म हो जाता है यहीं पर ही, लाइक के पोइट हिडन, हे स्काईलार्क तू पोइट हिडन की तरह है। अब हम अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं हमें सारी चीजें, जो लाइट ऑफ थॉट में छिपा रहता है, तो ऐसी प्रकाश में छिपा रहता है, तू भी अपने गानों के पीछे छिपा दिखाई नहीं देता, ऐसी पोइट दिखाई नहीं देता है, लाइट ऑफ थॉट में रहता है, वो अपने भजन को गाता है अनबिडन, बिना किसी के ऑर्डर के, मतलब अपने आप ही वो भजन गाता है, ऐसे तू भी अपने गीत गाता है। और जब तक गाता है टिल द वर्ल्ड इज डॉट, संसार को विवश कर देता है सिंपैथी के लिए, मतलब पढ़ने वाले या तेरे गाने सुनने वाले सिंपैथी देते, विद होप्स एंड फियर्स, आशाओं के साथ, डर के साथ, इट हीडिड नोट, जो उनके हीडिड नोट माने माइंड में ना आना, मतलब जो उन्होंने कभी नहीं सोचा, वे वाली आशाएं, वे डर,
वो सब वो उनके गानों में समझते हैं। जैसे पोइट ने कोई विचार दिए, जैसे यहाँ पर पीबी शैली दे रहा है, तो हम विवश हो जाते हैं सिंपैथी देने को लिए विद होप्स एंड फियर्स के साथ। इट ही डिड नॉट, जो हमने कभी पहले नहीं सोचा था। ही डिड माने हमारे माइंड में नहीं आया था। तो जो कभी पहले नहीं सोचा, ऐसी चीजें सोचने को मिलती है, पोइट ऐसी ऐसी बात देते हैं। ऐसी तेरे गाने हैं कि जब तेरे गाने सुनते हैं तो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं जो कभी नहीं आए। तो पोइट हिडन से उसकी तुलना करिए। लाइक ए हाई बोर्न मेडन की तरह है। हे स्काई लार्क, तू वो ऊंचे कुल में पैदा हुई, वो मेडन माने अनमैरिड लड़की, जो अपने पैलेस के टावर में है, महल के टावर में है ऊपर। सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट, और वो सूद माने आराम पहुंचाती है अपनी लव लेडन, लव से भरी हुई आत्मा को। मतलब वो लव के लिए परेशान है, तो वो अपने टावर पे अपनी आत्मा को शांति देती है सीक्रेट और में, मतलब रात के समय। तो वो ऐसे टाइम पे जो कोई ना सुने, तो वो अपने गाने गा करके इस तरीके से करती है, अपने मन को बहलाती है। तू बिल्कुल उसकी हाई बॉर्न मेडन की तरह है। तू, तेरे भी गाने, वो मेडन दिखाई नहीं देती जाने वालों को। विद म्यूजिक स्वीट एज लव, जिसका म्यूजिक बहुत ही मधुर में होता है। विच ओवरफ्लोज हर बावर, जो उसके बावर से ओवरफ्लो होता है। बावर माने कुंज, कुंज से मतलब उसका कमरा। उससे ओवरफ्लो माने जब वो गाना गाती है तो वो बाहर निकलता है सीक्रेट तौर पे। वो तो अपने अपने आप को, अपने दिल को, जो उसका लव लेडन हर्ट है ना, सोल है, आत्मा, वो उसे आराम पहुंचाने के लिए गीत गाती है। ऐसी है स्काईलार्क, तू अपने लव लेडन सोल को, मतलब अपनी आत्मा को, अपने लिए तो गीत गाता है। और तेरे जो गाने हैं ना, वो जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, वातावरण से बाहर निकल के आते हैं, तो वो हमें सुनाई देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाई बॉर्न मेडन पैलेस टावर में सूदिंग हर लव लेडन सोल को सीक्रेट और पे, वो रात में अपने ऐसे गाने गाती है अपनी आत्मा को लिए, मतलब जब लव में वो व्याकुल है तो वो अपने लिए गीत गाती है। और विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बावर, जो उसके बावर से बाहर निकलते पब्लिक सुन लेती है। ऐसी तेरे गाने स्काई लार्क, जब तू अपने आत्मा को शांति देने के लिए या लव के लिए तू गाने गाता है, तो दिखाई देता नहीं है, ऊपर है कहीं, लेकिन गाने हमें सुनाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हाई बॉर्न मेडन, वो दिखाई नहीं देती लेकिन उसके गीत सुनाई दे जाते हैं। तू तो ग्लो वॉर्म गोल्डन की तरह है। अब उसका ग्लो वॉर्म मैंने जो बताया था ना, जिसे हम जुगनू कहते हैं या कोई पटपीज ना भी बोल देते हैं, तो तू उस ग्लो वॉर्म गोल्डन कलर का, जो इन ए डेल ऑफ ड्यू, ओस की घाटी में, जब आप घाटी में ग्लो वॉर्म को देखो, चमकता रहता है, दिखाई नहीं देता, उसकी रोशनी दिखाई देती। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग माने बिखेरता है। अनबिहोल्डन होता है बिना दिखाई दिए। इट्स एरियल ह्यू, अपने, एरियल माने हवाई कलर को, मतलब अपने रंग को, वो अपने रंग को बिखेरता है। तो उसका कलर मतलब ह्यू माने होता है रंग, मतलब जो रोशनी जो होती है उसे। अमोंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, तो वहां पर जैसे घाटी में फूल है, घास है, उसमें उसका जो रोशनी है वो तो दिखाई देती है। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जो ढक लेती है उसे, व्यू माने दिखाई देने से, मतलब वो नहीं दिखाई देता। वो पत्तियों में, फूलों में, घास में वो दिखाई देता नहीं है, बस उसकी रोशनी दिखाई देती है। अब तो दिखाई नहीं देते होंगे आपको कहीं पर भी ये जुगनू, पहले तो बहुत ज्यादा ये दिखाई देते थे। कहीं ऐसी जगह जाओ तो वहां पे जुगनू दिखाई देते हैं। जुगनू मतलब घाटी में, वो घाटी की बात कर रहा है, तो ऐसे ऐसे नेचर में जाओ, वहां रात के समय जुगनू दिखाई देंगे। वो वे दिखाई नहीं देते, उनकी रोशनी दिखाई देती है। वे फूलों पत्तियों के पीछे छिपे रहते, लेकिन रोशनी दिखाई देती है। अब देखो कहीं पर भी स्काई लार्क की कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऊपर लाइक लगा दिया। अब हमें सारी तुलना करनी पड़ेगी कि लाइक ए ग्लो वॉर्म गोल्ड, तो ग्लो वॉर्म की तरह है। अब ग्लो वॉर्म के बारे में तो बता दिया, लेकिन स्काईलार्क के बारे में नहीं बताया, तो हमें उससे ही उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे ग्लो वॉर्म जो होता है वो डेल ऑफ ड्यू में, ओस की घाटी में अपने कलर को बिखेरता है फूलों के और घास के बीच में, और जो वे फूल और घास है ना, स्क्रीन सामने आ जाते हैं उसके व्यू से, मतलब दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही तू भी है, तेरे जो गाने हैं ना वो हमें सुनाई देते हैं, लेकिन तू दिखाई नहीं देता, तू उस ग्लो वॉर्म की तरह छिपा रहता है। लाइक ए रोज एम्बावर्ड, तू उस गुलाब की तरह है जो एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स। एम्बावर्ड होता है जो अंदर कवर होना, बावर के अंदर, जैसे कुंज के अंदर पड़े रहना, तो कुंज से मतलब कमरा होता है, जो अंदर रहता है गुलाब, इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जो अपनी हरी पत्तियों के अंदर ढका रहता है। अब वो ये गुलाब की बात कर रहा है, देखो पत्तियों में गुलाब ढका हुआ है। अब जब गुलाब तो ढका रहता है, लेकिन उसकी महक आती रहती है, वो दिखाई नहीं देता। ऐसे स्काई लार्क है, तो लाइक लगा दिया बस उसने। लाइक ए रोज एम्बावर्ड की तरह है तू, इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स के अंदर छिपा रहता है अपनी पत्तियों में, हरी पत्तियों में। बाय वार्म विंड्स डीप फ्लावर्ड,
जब हवा चलती है ना, वार्म गर्म हवा तुझे डीफ्लावर्ड कर देती है। टिल द सेंट इट गिव्स मेक फेंट। डीफ्लावर कर देना मतलब होता है कि उसे तोड़ देना, उसे तोड़ देती है। टिल द सेंट इट गिव्स, तो तू अपने उसमें पड़ा रहता है अंदर, बाय वार्म विंड्स डीफ्लावर्ड कर देती है तुझे। टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट, और जो तेरी खुशबू है ना वो दे वातावरण में फैल जाती है। मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स, और वो फेंट कर देती है, बेहोश बना देती है, टू मच स्वीट से, मधुरता से, दोज हैवी विंग्ड थीव्स को। हैवी विंग माने भारी पंखों वाले चोर। ये भारी पंखों वाले चोर जो है ना, मधुमक्खियों को बोला है कि वे अपने बहुत शहद चूस करके उनके पंख भारी हो जाते हैं ना। और थीव्स क्यों बोला है, क्योंकि वो शहद को निकालती है, चोरी करती है। तो यहाँ पे बोल रहा है इतने ज्यादा तेरी खुशबू फैल जाती है चारों तरफ कि वे भी बेहोश हो जाती है, मधुमक्खियां। तो यहाँ पर तुलना रोज से करी है गुलाब से, कि तू उस गुलाब की तरह है जो दिखता नहीं है, और जब हवा उसे डीप फ्लावर्ड कर देती है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो इसी तरीके से स्काईलार्क पक्षी है, उसे भी, वो भी चारों तरफ उसके गाने सुनने को दिखते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देता। तो उसकी तुलना भी रोज से भी करी है। साउंड ऑफ वर्नल सावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन्ड फ्लोवर्स, ऑल दैट एवर वाज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश द म्यूजिक ड्यू सरफेस। अब वो देखो कुछ चीजों को बता रहा है जो पोइट को अच्छी लगती होगी नेचर में, वो उन चीजों को बताएगा, कहेगा इससे भी ज्यादा तो तेरी आवाज अच्छी लगती है मुझे। पहले वो क्या कह रहा, साउंड ऑफ वर्नल सावर। वर्नल वुड भी सुना होगा आपने, जो बसंत ऋतु का जो सावर होता है ना, साउंड, उसकी आवाज। साउंड ऑफ वर्नल सावर्स ऑन ट्विंकलिंग ग्रास, टिमटिमाती हुई घास पर। घास कब टिमटिमाती है, सुबह के टाइम में जब ओस पड़ती है तो उस पे वर्नल सावर, और जो मतलब स्प्रिंग बसंत ऋतु का जो सावर, मतलब उस पे जो बौछारें पड़ती है। रेन अवेकन्ड फ्लावर्स ऑल दैट, और रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, जो रेन से अवेक हुए, पैदा हुए फूल, उन फूलों के ऊपर जो सावर पड़ता है। ऑल दैट एवर वाज जॉयस, ये सब बहुत ही जॉय वाले लगते हैं, बड़े क्लियर लगते हैं, फ्रेश होते हैं। लेकिन तेरा म्यूजिक इन्हें सबको सरपैस कर देता है, दबा देता है, मतलब तेरा म्यूजिक इनसे बहुत ऊपर है। तो किस किस की बात हो रही है, साउंड ऑफ वर्नल सावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, ऑल दैट एवर वाज जॉयस। तो उसने बताया जो वर्नल सावर का साउंड होता है, जो बसंत ऋतु में बौछारें पड़ती है पानी की, ट्विंकलिंग ग्रास पर जब वे गिरती है, या फूलों पे गिरती है जो बारिश ने पैदा करे ये फूल, उन पे जो वो बौछार पड़ती है, ऑल दैट एवर वाज जॉयस, वो हमेशा बहुत ही खुशहाल लगती है, बहुत ही क्लियर लगती है, बहुत ही फ्रेश लगती है। लेकिन तेरा म्यूजिक उन सबको दबा देता है, मतलब तेरा म्यूजिक के सामने वे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि तू तो उससे भी महान है। Teach us, spirit or bird, what sweet thoughts are thine. I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बिल्कुल ऐसे आ गया पीबी शैली, जैसे वेस्ट विंड में आया था। उसने वेस्ट विंड से कहा था तू इतनी शक्तिशाली है, ऐसी है, महान है, और तीन स्टेंजेस में ऐसे बोल के फिर एकदम चौथे में, हम, मुझे भी तू ताकत दे, मुझे भी इंस्पायर कर, मुझे भी। अब ये ऐसी टोन में आ चुका है, कह रहा टीच अस, हमें भी सिखा दे कुछ। अब उससे कह रहा है स्काई लार्क से, हे स्काई लार्क मुझे भी कुछ ऐसा टीच कर दे। स्पिरिट और बर्ड, हे आत्मा हो तू या पक्षी जो भी है तू, लेकिन मुझे भी कुछ सिखा दे। व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, मुझे भी सिखा दे जो तेरे ये स्वीट थॉट्स है ना, दाइन माने तुम्हारे, जो ये मधुर में विचार है, तेरे जो गाने हैं, तेरे विचार, तेरी जो थॉट्स है ना, इन्हें मुझे भी सिखा दे, क्योंकि तू इतना खुशहाल रहता है हमेशा, तेरे इतने स्वीट थॉट्स है ना, मुझे भी सिखा दे। आई नेवर हियर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, चाहे लव की प्रेज में गाया जा रहा हो, चाहे वाइन की प्रेज में गाए जा रहे हो, दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्च्योर सो डिवाइन। पेंट फोर्थ माने होता है कि जो उड़ेली जाए या बोली जाए, फोर्थ माने आगे को, फ्लड माने बाढ़, रैप्च्योर माने आनंद की, सो डिवाइन, आनंद की बाढ़, मतलब इतने खुशहाल गीत, सो डिवाइन, इतने दैवीय खुशहाल गीत मैंने कभी नहीं, आई हैव नेवर हियर्ड, मैंने कभी नहीं सुने तेरे जैसे बहुत ही मधुर गीत या खुशहाल गीत, मैंने कभी नहीं सुने। ज्यादातर गीत जो खुशहाल होते हैं ना, या तो वो लव के बारे में या वाइन के बारे में होते हैं,
प्रेज ऑफ लव और वाइन की प्रेज में, दैट पेंटेड फॉर द फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। जो इतने डिवाइन गीत होते हैं ना, मैंने इतने खुशहाल गीत कभी नहीं सुने जितने तेरे हैं। दोबारा देखो, टीचर्स, मुझे भी सिखा दो, मतलब मुझे भी कुछ ऐसी प्रेरणा दे दो, हे स्पिरिट और बर्ड, व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन। जो तेरे विचार है ना, ऐसे विचार मेरे भी पैदा कर दे। मैंने कभी नहीं सुना, आई हैव नेवर हियर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, मैंने वाइन की और लव की प्रेज में कभी भी इतने खुशहाल गीत नहीं सुने। दैट पेंटेड फॉर अ फ्लड ऑफ रैप्चूर, रैप्चूर माना आनंद, सो डिवाइन, इतने दैव्य आनंद वाले गीत होते हैं, लेकिन उसमें मैंने कभी इतने दैव्य और आनंद वाले गीत नहीं सुने प्रेज में, लव की और वाइन में, जैसे कि तेरे हैं। तो तू, तेरे गाने उनसे, उन गानों से भी अच्छे हैं जो कि लव और वाइन में गाए जाते हैं। और तू उनसे भी जो, जितना आनंद मिलता है ना रेनबो में बारिश का जो देखने में मिलता है, उससे भी तेरा आनंद लाख गुना बढ़िया है, मतलब उसकी तुलना उससे करता है, तो इसलिए कहता है। कोरस हैम और ट्रम्फेल चेंट मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वाउंट। अगर हम कोरस माने मंडलियों में जो हैम माने भजन गाए जाते हैं, वो अब उनकी तुलना कर रहा है मंडलियों में भजन का गाना, या फिर ट्रम्पल चैंट, ट्रम्प माने होता है विजय के, चैंट माने भजन गाना। जैसे कोई विजय हो गई, कोई युद्ध जीता गया है और उस युद्ध की गाथा गाई जाती है, उसके गाने होते हैं बहुत आनंदनीय होते हैं, बिल्कुल टॉप क्लास की चीजें बताएगा पीबी शैली, और फिर लास्ट में ये करेगा तेरे उनसे भी ऊपर है। अब कहता है कोरस मंडली में जो भजन गाए जाते हैं वे, या फिर विजय के जो, विजय में मतलब विजयी गीत होते हैं किसी की विक्ट्री पे जो गाते हैं, ट्रम्प माने विजय होती है जीत पर, कोई युद्ध की जीत है किसी चीज के, चैंटिंग माने हुए भजन। मैच्ड विद दाइन, अगर तेरे तेरे गानों से मैच कर दिया जाए ना इन दोनों को, कौन कौन सो को, एक तो कोरस के गीत और एक ट्रम्प वाले, तो मैच्ड विद दाइन, अगर तेरे गीतों से मैच, दाइन माने तेरे वाले गीतों से मैच कर दे, वुड बी ऑल, सारे गीत जो है ना ये कोरस वाले और ट्रम्प वाले, वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, ये खाली दिखावा लगेंगे। एम्प्टी माने खाली, वांट माने दिखावा, ये सब खाली दिखावा लगेंगे, खाली ढोल लगेंगे तेरे गीतों के सामने। ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, ए थिंग एक ऐसी चीज, इन सब गानों में हमें क्या दिखाई देगा, ए थिंग वेयर इन वी फील, जिसमें हम महसूस करेंगे देयर इज सम हिडन वांट, कुछ छिपी हुई कमी रह गई इनमें, मतलब इनमें कुछ कमी रह गई, किसमें, कोरस हैम में और ट्रम्पल चैंट में, मतलब इनमें कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। तो तेरे गीतों के सामने ये गीत खाली लगेंगे, बिल्कुल बेकार लगेंगे, तो तेरे गीत तो इनसे भी ऊपर है। अब उससे एक बात पूछता है कि ये बताओ स्काईलार्क से, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, कौन से ऑब्जेक्ट्स है, आर द फाउंटेन्स ऑफ तेरे इन हैप्पी स्ट्रेन के, फाउंटेन क्या है, फाउंटेन माने स्रोत, फाउंटेन माने फुव्वारा, जलधारा, मीन्स माध्यम, सोर्सेज, तेरे हैप्पी जो ये स्ट्रेन गीत है, इनकी कौन कौन सी चीजें फाउंटेन है, मतलब इनकी कैसे तू इतने मधुर में और इतने हैप्पी स्ट्रेन गाता, उसके फाउंटेन्स माने यहाँ पर आया है, स्रोत क्या है उसके, वाट फील्ड्स में कौन से फील्ड है ऐसे, जमीन कौन सी है जहां से तू कुछ ऐसा सीखता है पक्षी, या लहरें है कोई सी, या माउंटेन्स उनके कोई नाम हो, वाट फील्ड्स, वाट वेव्स एंड माउंटेन्स, कौन से है जहां से तुझे ऐसे हैप्पी स्ट्रेन की प्रेरणा मिलती है, वाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, वो कौन सी आकृति है आकाश की या मैदान की जहां से तूने ये सब कुछ सीखा हो, वाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, तेरा वो कौन सा अपने ही प्रकार का कौन सा वो लव है, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या कौन सी पेन की इग्नोरेंस है, देखो ये लाइन तो उसने वैसी जोड़ दी कि हो सकता है कि तू अज्ञानी है दर्द से, मतलब तुझे दर्द नहीं है, जैसे कीट्स ने इमोर्टल बर्ड कहा था नाइटिंगेल को, फिर कहा था कि तू वो नहीं जानती, तू जो मतलब मैं उन चीजों से दुखी हूं जो तूने कभी जाना ही नहीं है। तो जो जाना नहीं है, तो कीट्स कहता है कि भाई इस धरती पे बहुत सारे दुख है जिससे तू अनभिज्ञ है, हो सकता है तू इसीलिए खुशहाल है। तो व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, क्या वो कोई पेन की इग्नोरेंस, मतलब तुझे किसी चीज का दर्द नहीं है, उसकी अज्ञानता है कि तेरे अंदर टेंशन नहीं है, ये भी हो सकता है। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, तेरा कोई अपना लव हो, या कौन सी आकाश की सिपाही, वो क्या चीज है जिस चीज से तेरे जो ये हैप्पी स्ट्रेन है, मतलब तू इतना खुशहाल रहता है पक्षी, इतने तेरे मधुर में गीत है, खुशी रहता है हमेशा, झूमता रहता है, गाता रहता है, तो कौन से माउंटेन है, कौन से फील्ड है, कौन से आकाश प्लेन है, कौन सा लव है वो, या इग्नोरेंस ऑफ पेन है कि तुझे कोई दर्द नहीं है शायद।
विद द क्लियर कीन जॉयस लैंगर कैन नॉट बी। तेरी इन क्लियर कीन जॉयनेस में, ये स्पष्ट, तीव्र और खुशी जो है ना, लैंगर तो इसमें है ही नहीं। लैंगर माने आलस्य। तेरे अंदर आलस्य तो हो ही नहीं सकता, मतलब तू, तेरे अंदर आलस्य नहीं है। सैड ऑफ एनोइंस नेवर केम नियर दी। एनोइंस माने नाराजगी, टेंशन वाली छाया तो कभी तेरे नजदीक ही नहीं आती। तो कभी नाराज नहीं होता, कभी तेरे अंदर लैंगर नहीं होता। एनोइंस माने नाराजगी होती है, तो कभी चिड़चिड़ा, नाराज या परेशान नहीं होता, ना ही तेरे अंदर लैंगर होता। दो लवेश, तू लव करता है, बट नेवर न्यू लव सैड सेटिंग। तू हमेशा लव करता है लेकिन कभी नहीं जानता लव की जो दुखद स्थिति होती है ना, उसके बारे में तुझे पता नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग को पता है, वे लव जानते हैं और उन्हें लव में टेंशन भी मिलती है, पर तू, दो लवेश, तू लव तो करता है बट नेवर न्यू लव सैड सिटी। पर तेने लव की जो दुखद स्थिति है वो कभी भापी नहीं है। हाँ, तू लव करता है, तेरे संसार में ऐसा कुछ है नहीं। तो तेरे जो लैंगर तेरे अंदर नहीं है, एनोइंस तेरे अंदर नहीं है, तो लव वेस्ट करता है लेकिन, बट नेवर न्यू, तेने कभी जाना नहीं है लव के दुखों को। Waking or asleep, though of death must deem things more true and deep than we mortals dream। जागते हुए या सोते हुए, दो ऑफ डेथ, तू, ऑफ डेथ, डेथ के बारे में, मस्ट डीम माने होता है सोचना, थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप। तो डेथ के बारे में, डीप माने ध्यान देता है, थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, तुझे डेथ के बारे में ज्यादा ट्रू एंड डीप पता है, सच्चा और गहरा, देन वी मोर्टल्स ड्रीम। जितना हम मोर्टल, जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, जितना हम ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि डेथ क्या, तुझे उससे ज्यादा पता है। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम में। वो कह रहा है कि जब तू वेकिंग और एज लीप, दो ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मोर्टल्स ड्रीम। तो इसके मौत के बारे में, दो ऑफ डेथ मस्ट डीम, तू मौत के बारे में सोच लेता है, समझता है, थिंग्स को मोर ट्रू एंड डीप जानता है देन वी मोर्टल्स ड्रीम, जितना हम जानते हैं। हाउ कुड दाई नोट्स, फिर कैसे तेरे ये गीत फ्लो होते हैं इतनी क्रिस्टल स्ट्रीम में। इतनी क्रिस्टल माने बिल्कुल क्लियर, स्ट्रीम माने जलधारा, मतलब ऐसे स्वच्छ तरीके से कैसे तेरे गीत निकलते हैं। तू तो मौत के बारे में हमसे भी ज्यादा जानता है, फिर तेरे गाने इतने, वो हम तो डर जाते हैं ना, हम तो ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल अधूरे रहते हैं, हमें डर रहता है, तो तू फिर भी इतने अच्छे गाने कैसे गा लेता है। अब ये इसका स्टेंजा आया, इसका इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट स्टेंजा। कहता विल लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम जो इंसान होते हैं ना, अब अपनी बात पे आगे आइए, ये कहता है कि तेरे में और हम में ये अंतर है, हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। हम पहले पास्ट को देखते हैं, आफ्टर माने फ्यूचर को। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, हम उसकी इच्छा करते हैं जो हमारे पास होता नहीं, इसीलिए हम दुखी है। और तू दुखी नहीं है, ना तू पास्ट देखता है ना फ्यूचर देखता है, और ना तुझे कुछ इच्छा होती है पाने की, इसीलिए तू खुश है। तो वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज। हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, एंड पाइन करते हैं फॉर व्हाट इज नॉट, जो नहीं है ना हमारे पास, उसकी इच्छा करते हैं। अवर सिंसियर लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट। हमारे जो सिंसियर लाफ्टर है ना, जो अच्छी से अच्छी खुशियां भी है, उनमें भी पेन, दुख, फ्रोट माने जुड़ा हुआ रहता है। हमारी खुशियों में भी कहीं ना कहीं दुख रहता है, मतलब हम सोच के दुखी हो जाते हैं ना। मान लिया कोई शादी का ही माहौल है, तो फिर आप कुछ और आगे की सोचेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग लड़ाते रहते हैं। हम खुशियों में भी दुख ढूंढ लेते हैं। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे ह्यूमन बीइंग के सबसे मधुर में गीत भी वे है, जो टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जिनके अंदर हम सैड थॉट को बताते हैं। मतलब हमारे खुशहाल वाले जो गीत होते हैं ना, उसमें भी सैड थॉट छिपे रहते हैं। मतलब कोई भी खुशी हो, मतलब जन्मदिन भी है, उसमें भी हम जो है ना सैड थॉट, अरे एक उम्र, एक साल और हमारी चलेगी, मतलब सोच करके हम और अपने आपको कहीं ना कहीं, हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स होते हैं, वे होते हैं जो सैडेस्ट थॉट को बताते हैं। मतलब हम अच्छे से अच्छे समय में भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता, कारण वही है, विल लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम आगे और पीछे देखते हैं। हम केवल ये नहीं कि आज ये दिन है तो इसी को एंजॉय करो, हम और कुछ फिर आशा कुछ और जोड़ लेते हैं, कुछ जो मिल जाती है फिर उसके आगे कुछ और सोच लेते हैं, तो इसीलिए हम दुखी रहते हैं। यस, इफ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर। वो कह रहा है कि अगर हम स्कॉन भी कर दे, स्कॉन माने तिरस्कार कर देना, छोड़ देना, किस चीज को, घृणा करना भी छोड़ दे, प्राइड घमंड भी छोड़ दे, डरना भी छोड़ दे। इफ वी वर थिंग्स बोर्न नॉट टू सैड इट ईयर, अगर हम
ऐसे भी पैदा होते हैं ना कि हमारे तो आंसू कभी निकलेंगे ही नहीं। मतलब अगर ऊपर वाला हमें, इफ वी वर थिंग्स बोर्न, अगर हमें ऐसी चीज करके भी पैदा कर दिया जाता कि नॉट टू सैड इट ईयर, कि हमारा एक आंसू नहीं बहेगा, मतलब हम कभी रोएंगे भी नहीं, हम घमंड भी और हेट भी और फियर ये चीजें भी त्याग देगा। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कि कैसे तेरा जो जॉय है ना, वी एवर कुड कम नियर, कि हम तेरी खुशी के बराबर में आ सके। मतलब अगर ये काम भी, इसका मतलब ये इशारा करना चाह रहा है पीबी सैली कि ये चीजें हमें खुश होने से रोकती है। कौन कौन सी? हेट करना, प्राइड करना, फियर करना। हम मौत से डरते हैं तो हमें दिमाग में यही रहता है कि यार एक दिन मरना है। तो फियर, प्राइड एंड हेट, ये हमें रोकता है किस चीज से? कि हम खुश ना रहे। लेकिन अगर वो कह रहा है ना, अगर हम इन सब चीजों को त्याग भी दे, और हम ऐसे भी पैदा पैदा हो कि हमें आंसू भी ना आए, और एक हम कि भाई दुख आ जाते हैं जिंदगी में, और हमें ऐसा भी पैदा कर दिया जाए कि चलो दुख भी नहीं आएगा तुम्हें, तो भी आई नो नॉट, मैं नहीं जानता कि हाउ दाई जॉय, तो कैसे तेरा जॉय जो है ना, हम उसके फिर भी नजदीक कैसे आ सकते हैं? हम तब भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तेरी खुशी तो बहुत ही ऊपर है। Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were those corner of the ground. Better than all measures of delightful sound. तेरे गीत जो है ना, बेटर है देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड। जितने भी डिलाइटफुल साउंड के मेजर माने गीत के लिए आया है, जितने भी खुशहाल गीत होते हैं ना, उससे भी बेटर है तेरे गीत। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, तेरे गीत उनसे भी बेटर है। ट्रेजर माने खजाना, जो किताबों में मिलता है। अब किताबों में, ये तो वर्ड्सवर्थ भी कहता था कि किताबों से अच्छा तो नेचर में ही बड़ा आनंद है। उसने द टेबल्स टर्न अपनी पोयम लिखी है, उसके अंदर बताया है, अरे दोस्त खड़े हो जाओ, इसमें कुछ नहीं है। तो एक वर्नल वुड जो है ना, वो भी उससे ज्यादा बता ज्ञान देता है जितना सेंट देते हैं। तो कहता है बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, तेरे गीत उससे भी बेटर है, जो खजाना है जो किताबों में पाया जाता है। दाई स्किल टू पोइट वर दो स्कॉर्नर, तेरी स्किल, बुद्धि, टू पोइट, पोइट के सामने, वर मतलब ज्यादा बेटर है, दो इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तू तो ग्राउंड का इस कॉर्नर है। इस कॉर्न माने होता है तिरस्कार करना, ग्राउंड पे तो तू रहता ही नहीं है, उसे तो तू छोड़ देता है। दो इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, हे ग्राउंड को स्कॉर्न करने वाले, मतलब हे स्काई लार्क, तू धरती से तो तुझे एलर्जी है, धरती पे तू रहता ही नहीं, उड़ता रहता है। द स्किल टू पोइट वर, तेरी बुद्धि पोइट के सामने भी बेटर है। तो better than all measures of delightful sound, better than all treasures in the books are found, thy skill to poet were, तेरी स्किल पोइट के सामने, मतलब अपने से तुलना कर रहा है उसकी, और उसे ज्यादा बुद्धि वाला बता रहा है। तू तो इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड को छोड़ करके आकाश में रहता है, तू सबसे बेटर है। इसका लास्ट स्टेंजा है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। और लास्ट का स्टेंजा ऐसा ही है जैसे वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे भी तू अपनी आधी ग्लैडनेस सिखा दे। अब ये इससे कह रहा है भाई, जितना तू खुश है, मान लिया तू 80% खुश है, तो 40% ही सिखा दे मुझे। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे आधी ही खुशी दे दे अपनी। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तेरा ब्रेन जानता है, मतलब जो तेरे माइंड में है, जो तू जानता है, उससे मुझे आधी ही खुशी दे दे। सच हारमोनी, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, अगर तू मुझे आधी ताकत दे दे या आधी खुशी दे देगा ना, तो ऐसी हारमोनियस मैडनेस, मधुर में पागल कर देने वाले, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे लिप से भी बहेंगे ऐसे गीत जो पागल बना दे। जैसे तेरे गीत है ना, दुनिया को पागल कर देते हैं, पागल मतलब आनंद में। ऐसी सच हारमोनीज मैडनेस, ऐसी हारमोनी, ऐसे मधुर में गीत, मैडनेस पागल कर देने वाले, मेरे लिप्स से, पोइट कह रहा है, मेरे लिप्स से भी फ्लो होंगे, बहेंगे। कब बहेंगे? जब तू मुझे आधी खुशी सिखा दे। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, अपनी आधी खुशी मुझे दे दे। एंड दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तेरे अंदर है, बाई माइंड में है ना, अगर तू मुझे अपनी आधी खुशी भी दे दे, पूरी तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, आधी दे दे, तो ऐसी हारमोनीज मैडनेस करने वाली मेरे लिप्स से बहेगी। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, ये संसार फिर मुझे ऐसे सुनेगा, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे आज मैं तुझे सुन रहा हूँ, जैसे गौर से मैं तुझे सुन रहा हूँ ना आज, ये संसार फिर मुझे ऐसे सुनेगा, अगर तू मुझे आधी खुशी दे दे अपनी। तो मैं तो बिल्कुल निम्न हूँ, और तेरे सामने तुम्हें कुछ हुई नहीं। तू तो इतना महान है, स्काई लार्क की इतनी तारीफ करी है, इतने कंपैरिजन कर दिए कि जितनी महान महान चीजें हैं ये, और नेचर के बहुत सारे सीन लिए पीबी सैली ने। कहता है ये सारी चीजें देखने में आनंद नहीं होती, लेकिन तेरे गीत के सामने सब फीकी पड़ जाती। और तू ऐसे है, तू तो ग्लो वॉर्म की तरह है, तू पोइट हिडन की तरह है, तू आकाश में जो चांद है उसकी तरह है।
तो रोज की तरह है, उसकी दुनिया भर की चीजें क्लाउड से, जैसे ये सारी चीजें होती है ना, इनका असर देखने को मिलता है, पर ये दिखाई नहीं देते, ऐसे ही तू है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कोई चीज, हालांकि इसकी पूरी पोएम मैंने पढ़ाई है, तो वैसे क्वेश्चन तो जो पोइट्री पर आधारित है वो तो इजीली हो जाएंगे। टू ए स्काईलार्क एक पोएम है, कंप्लीटेड बाय पर्सी वैसी शैली ने करी है लेट जून 1820 में। ये पोएम कंसिस्ट करती है 21 स्टैंजाज है इसमें, और 5 5 लाइन के स्टैंजे है। पहले जो 4 लाइन है इसमें, वो मीटर्ड इन ट्रॉसी ट्रायमीटर है। उसमें ट्रायमीटर में होता है, जैसे हम पेंटामीटर की ज्यादा बात करते हैं तो उसमें 6 फीट, मतलब 3 फीट होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं ट्रायमीटर में। ट्रॉसी होता है जब पहला स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। द फिफ्थ जो है वो आयम्बिक हेक्सामीटर, वो बड़ी हो जाती है लाइन, पेंटामीटर से बड़ी हेक्सामीटर। लास्ट वाली लाइन जो है ना वो थोड़ी बड़ी कर देता है। आल्सो कॉल्ड, जिसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। लाइन जो है, टोटल जो लाइन है वो 5 है, और पांचवी लाइन बड़ी है, वो अलेक्जेंड्राइन है, वह हेक्सामीटर है। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ए बी, इसकी राइम स्कीम भी याद रख लेना। द 1941 कॉमिक प्ले ब्लिथ स्पिरिट बाय नोएल कॉवर्ड ने टेक्स इट्स टाइटल। मतलब इसमें एक ब्लिथ स्पिरिट, मैंने आपको बताया भी था, स्टार्टिंग का स्टेंजा था, पहली लाइन में ब्लिथ स्पिरिट बोला था इसने स्काईलार्क को, खुशहाल आत्मा। इस नाम से ये टाइटल नोएल कॉवर्ड ने ये टाइटल लिया अपने प्ले के लिए। ब्लिथ स्पिरिट एक प्ले बनाया फ्रॉम द ओपनिंग लाइन से, शैली की पोएम हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट है, बर्ड दो नेवर वर, ये पहली लाइन है, इसमें से ब्लिथ स्पिरिट को उठा करके टाइटल बना दिया नेल ने। ए स्काईलार्क सोर्स इनटू द स्काई, स्काईलार्क आकाश में उड़ता है, गाता रहता है खुशी से। एज इट फ्लाइज अपवर्ड द क्लाउड्स ऑफ इवनिंग मेक इट इनविजिबल, जब ये ऊपर उड़ता है ना, जो बादल है इवनिंग के वो उसे इनविजिबल बना देते, बादलों में छिप जाता है। बट इट्स सॉन्ग्स इनेबल्स द पोइट टू फॉलो द इट्स फ्लाइट, लेकिन इसके जो गाने हैं वो पोइट उसके उड़ान को फॉलो करता है, उसके गाने को सुन करके। ऑल द अर्थ एंड एयर इज फिल्ड विद इट्स सॉन्ग, और हवा में भी, वातावरण में, सारे में, और पृथ्वी पर उसके गाने से पूरा वातावरण भर जाता है। अनसीन है, दिखाई नहीं देता, बट स्टिल सिंगिंग, गाता रहता है। स्काईलार्क इज कंपेयर टू द पोइट कंपोजिंग, अब इसकी तुलना पोइट हिडन या पोइट जो लिखते हैं उससे तुलना करिए, क्योंकि वो भी लिखता है, दिखाई नहीं देता, उसके पोयम दिखाई देती है पोइट की। मेडन जो अपने कमरे में रहती है, ऊपर वो दिखाई नहीं देती, उसके गीत सुनाई देते, उससे तुलना करिए। ग्लोवोम से करिए, जो थ्रोइंग आउट इट्स बीम, जो अपनी रोशनी फेंकता है लाइट की। और रोज से करिए, जो खिलता है लेकिन उसकी खुशबू आती है, वो नहीं दिखाई देता। एंड द साउंड ऑफ रेन और ट्विंकलिंग ग्रास से करिए। ये तुलना, कंपैरिजन है जो स्काईलार्क का किया है पोइट ने। सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ लव और वाइन में जो गीत गाए जाते हैं ना, या फिर म्यूजिक प्लेड करे जाते हैं फॉर ए वेडिंग, शादी में या सेलिब्रेशन में, कैन नॉट कंपेयर इन लवलीनेस में विद द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क के गीत के सामने वो कुछ नहीं है, उनकी कंपैरिजन कुछ नहीं है। इफ मैन फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम हेट, कहता है कि अगर हम घृणा को भी त्याग दे, प्राइड को, फियर को भी, तो मैन का जो जॉय है ना, वुड नॉट इक्वल टू द स्काईलार्क के जॉय से तब भी इक्वल नहीं होगा, मतलब ये भी बताया। सैली के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इज द सीक्रेट ऑफ द लवली सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क, जो हैप्पीनेस है ना, खुशी, वही सीक्रेट है लवली सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क का। इफ ही पजेस्ट ओनली हाफ ऑफ द ग्लैडनेस ऑफ द स्काईलार्क, लास्ट में कहता है कि मुझे आधी खुशी मिल जाए, तो ही कुड राइट पोइट्री, वो पोइट्री लिख सकता है, दैट वर्ल्ड वुड रीड विद द सेम अटेंशन, कि वर्ल्ड ऐसे ही ध्यान से सुनेगा फिर उसके पोएम्स को, जैसे कि वो दे रहा है ध्यान सॉन्ग पे स्काईलार्क के। जैसा पीबी शैली आज ध्यान से स्काईलार्क को सुन रहा है, तो वर्ल्ड भी पीबी शैली को सुनेगा, अगर उसे आधी खुशी भी मिल जाती। शैली एलिट्रेशन भी यूज करता है पोएम के अंदर, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड, जो एस 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 आ रहा है ना, संकन सन सिल्वर स्पेयर डेल ऑफ ड्यू, ये डी डी की आवाज आना, ये एलिट्रेशन भी यूज करता है। इस पोएम में स्काईलार्क में हम पाते हैं कंपैरिजन देखने को मिलता है पोइट में और उसकी राइटिंग में, और स्काईलार्क में और उसके गीत में। तो एक तरफ पोइट और पोइट का लिखना, और स्काईलार्क और उसका गाना, इनमें कंपैरिजन है। सैली पेसिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाता है इस पोएम के अंदर, कि भाई हम तो वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम आगे पीछे देखते हैं, पास्ट और फ्यूचर में, और इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम दुखी है, तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। जो कंक्लूडिंग पार्ट है इस पोएम का, तो इसका अगर निष्कर्ष देखते हैं, ऐसा लगता है टू बी इन्फॉर्मिंग द ह्यूमंस को इन्फॉर्म कर रहा है पीबी सैली, द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, कि मानव में
अब इनएबिलिटी है, मतलब वो योग्य नहीं है, वो खुशी इसलिए नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं कमी है, अधूरे है। फॉर दे कैन नॉट टच द हाइट्स विच द नेचर हैज प्रोवाइडेड टू द अदर क्रिएचर्स लाइक द स्काईलार्क। क्यों? दे कैन नॉट टच द हाइट्स, वे उच्चता पे इसलिए नहीं पहुंच पाते, विच द नेचर हैज प्रोवाइडेड टू द, जैसे कि जो नेचर ने स्काईलार्क को दी है ना हाइट पे, ऊंचाई पर, या इतने खुशहालता, वो नहीं हो पाता है। ह्यूमन बींग्स में इनएबिलिटी है, मतलब उनमें कमियां हैं। और असली कमी क्या बता दी उसने, कि विल लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन व्हाट इज नॉट। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम बिफोर एंड आफ्टर सोचना बंद नहीं करेंगे। आप अपने अंदर झांक के देख लो कि आप कभी भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फ्यूचर के बारे में ना सोचो। अब भी आप पढ़ रहे हो तो अपने एग्जाम के बारे में सोचते हो कि भाई कैसा होगा। खुशी में भी मतलब हम दुख ले आते हैं कहीं से ना कहीं से ढूंढ करके। स्काई लार्क फ्री है, किसी भी चिंता कोई है नहीं उसे, इसलिए इट हैज नो नॉलेज वेदर वरीज एग्जिस्ट। उसे तो चिंता एग्जिस्ट भी होती है, इसकी नॉलेज भी नहीं है। उसकी इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता ही जो है वही आनंद है। जबकि हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, हमारे अंदर ज्ञान होता है अपनी चिंताओं के बारे में, नॉलेज होती है, डेस्ट्रॉयज, और ये यही ज्ञान हमारे ब्लिस को, आनंद को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि हम सोचते हैं बहुत ज्यादा। इफ वी स्कॉर्न, अब ये वाली बात बोल दी उसने, हालांकि ये चीज भी नहीं छूटने की हम पर, हेट प्राइड एंड फियर, यही नहीं छूटने का। जबकि पोइट कहता है अगर हमने ये तीनों चीज छोड़ भी दी, नॉट टू सेड ए टीयर, हमने आंसू भी ना बहाए कहीं पर, मतलब कोई ऐसी भी दिक्कत नहीं आई, तो मैं नहीं जानता हाउ दै जॉय वी एवर कुड कम नियर, तेरी खुशी के बराबर में हम तब भी नहीं आ सकते। तो ये भी कहता है वो उसी पोयम में, लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, तुम तो पोइट हिडन की तरह हो विचारों में। तो मतलब जैसे पोइट छिपा रहता है ना, उसके विचार देखने को, उसकी पोयम देखने को मिलती है, ऐसे ही तेरे गाने सुनाई देते पर तू दिखाई नहीं देता। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, इसका इंपोर्टेंट स्टेंजा आ जाता है। एंड पाइन व्हाट इज नॉट, हम उसकी इच्छा रखते हैं जो हमारे पास नहीं होता। और हमारे सबसे सिंसियर खुशी, जो सबसे अच्छी खुशी होती है ना, उसमें भी दर्द मिले रहते हैं। और हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स वही होते हैं जिनके अंदर सैडनेस दिखाई देती है। ये कहा है स्टेंजा रिटन इन डेजेक्शन नियर नेपल्स के बारे में। ये बस यहीं तक ही था ये, ठीक है ना। तो ये पोयम के, आपको मतलब जो ये पोयम आप करोगे, इसमें मेन चीज पीबी शैली ने दिखाई है, वो बात करता है कि मतलब हम ह्यूमन बीइंग किसी भी तरीके से स्काई लार्क की खुशी के बराबर नहीं हो सकते। और उसके पीछे लॉजिक उसने वही दे दिया कि हम सोचते बहुत है, हम प्रेजेंट में एंजॉय नहीं करते हैं, हमेशा फ्यूचर को, पास्ट को माइंड में लेते रहते हैं। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर हम ये सोच ले एक बार को कि अरे जो होगा देखा जाएगा, उसके बारे में सोचो ही मत ना। हमें अभी से टेंशन रहती है, 5 दिन बाद किसी के पैसे देने, तो वो टेंशन 5 दिन पहले से लेनी स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि 5वें दिन, अब उसमें करना पड़ेगी वो चीजें। हमें कहीं जाना है तो उसके लिए कि भाई क्या कोई हमें ये ना कह दे, वो ना कह दे, कुछ काम करना है तो कभी हम फेल ना हो जाए, पास ना हो जाए, मतलब हम आगे क्या सब कुछ सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि मतलब हम पहले से ये भी प्लानिंग, ये भी सोचते रहते हैं, मान लिया किसी की शादी भी है, अरे पता नहीं हमें कोई कैसा पार्टनर मिल जाए, हमारी लाइफ ऐसे ना हो, हम 4 4 साल पहले से ही सोच रहे हैं, बिना मतलब टेंशन अपने माइंड में फिट कर रखे। लेकिन स्काई लार्क जैसे पक्षी के बारे में वो कह रहा, वो उसे वो इसलिए खुश है क्योंकि वो इन चीजों को सोचता नहीं। और ये तो हो गया फ्यूचर के बारे में, हम पास्ट के बारे में भी सोच सोच के परेशान होते हैं। अरे उस दिन ऐसा हो गया था, कितना बुरा हुआ, अगर वो ना होता, काश। अरे जो हो गया उसे तो कम से कम मत सोचो, हम तो उसे भी सोचते हैं, उसमें तो हम कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते। चलो फ्यूचर में सोच के तो हम कुछ चेंजिंग में ला सकते हैं, जो पास्ट में हो गया उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। मान लिया 1 साल पहले भी किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, कोई दिक्कत होगी, तो उसे आज भी सोच सोच के हम परेशान होते हैं, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी टेंशन में। लेकिन पक्षी नहीं करते। स्काई लार्क के लिए कहा है कि भाई स्काई लार्क ऐसा पक्षी है, या जो भी है मतलब नेचर में या प्रकृति में, ये बात जॉन कीट्स ने भी नाइटिंगेल के बारे में कही थी। तो ये राइटर ऐसे कंपैरिजन करके अपने आप का कंपैरिजन करते हैं कि हम इंसान इसलिए दुखी होते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा दिमाग हमें परेशान करता है। ठीक है जी, यहाँ तक करेंगे।